लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का वादा किया। खेलों में टैलेंट हट की बात की। सेमीकंडक्टर के 7 से 8 नए प्लांट लगाने का लक्ष्य बताया और 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना भी सामने रखा। सुनने में ये घोषणाएं शानदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या घोषणाओं से देश बदलता है या उनके जमीन पर उतरने से देश बदलता है? क्योंकि जिस देश में करोड़ों युवा नौकरी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालों संघर्ष करते हैं, वहां ये सिर्फ एआई की ट्रेनिंग काफी है या फिर रोजगार की भी जरूरत है? जिस देश में कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं मिलती, वहां फ्री ऑनलाइन कोचिंग बड़ा समाधान है या सिर्फ एक और सरकारी योजना? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री के भाषण में विजन तो बहुत थे, लेकिन क्या उन तमाम वादों की टाइमलाइन, बजट और जवाबदेही भी उतनी ही साफ थी? आज हम इसी बात को पूरी तरह समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के दिन के मौके पर लाल किले से युवाओं को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर, स्पोर्ट्स से लेकर ऊर्जा और महिला आरक्षण से लेकर 2047 के विकसित भारत तक प्रधानमंत्री ने भविष्य का एक बड़ा खाका सामने रखा। लेकिन इन ऐलानों को थोड़ा करीब से देखने पर कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहले बात एआई की। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुनने में ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और आज के दौर में एआई की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसकी जरूरत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि एआई की ट्रेनिंग के बाद इन युवाओं के लिए रोजगार कहाँ होगा? सिर्फ सर्टिफिकेट बांट देने से युवाओं को रोजगार योग्य नहीं बनाया जा सकता। उसे अच्छे शिक्षक, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के एक्सपोजर और सबसे जरूरी नौकरी या कमाई का अवसर चाहिए। यानी सरकार को यह भी बताना होगा कि 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने के बाद कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिला, कितने अपना कारोबार शुरू कर पाए और कितनों की आय बढ़ी। अब आते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। कोचिंग संस्थानों की फीस, हॉस्टल, किताबें और दूसरे खर्च कई परिवारों की कमर तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, अगर सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग देगी तो क्या इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्योंकि असली समस्या सिर्फ कोचिंग की फीस नहीं है, समस्या है सीमित सरकारी नौकरियां, लाखों उम्मीदवार, परीक्षा में देरी, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में लंबा इंतजार और वर्षों तक रिजल्ट का इंतजार। अगर एक परीक्षा में 10 लाख युवा बैठते हैं और सीटें कुछ हजार हैं, तो फ्री कोचिंग से प्रतियोगिता कम नहीं होगी। इसलिए सरकार को कोचिंग के साथ साथ भर्ती की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और समय पर नियुक्तियां देने पर भी उतना ही जोर देना होगा। तीसरी बात, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता भी है।
खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, में आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए उन खेलों में टैलेंट खोजने की बात कही जिसमें भारत अभी मजबूत नहीं है। यह पहल अच्छी है, लेकिन भारत में प्रतिभा की कमी भी नहीं रही। असली समस्या रही है ग्राउंड लेवल पर तकनीक, विकास, कोचिंग, खेल मैदान और खिलाड़ियों को लंबे समय तक आर्थिक मदद। गांव का कोई बच्चा शानदार खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, अच्छे कोच नहीं है और आर्थिक रूप से वह कमजोर है, तो सिर्फ टैलेंट हंट से उसका ओलंपिक तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए टैलेंट खोजने के साथ साथ उसे तैयार करने की पूरी व्यवस्था भी जरूरी है। अब बात सेमीकंडक्टर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर प्लांट में काम शुरू हो चुका है और आने वाले सालों में 7 से 8 प्लांट और शुरू होंगे। सरकार के लिए निश्चित ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज चिप मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल उपकरणों, ऑटोमोबाइल और रक्षा तकनीक तक हर जगह इसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ भी असली चुनौती सिर्फ प्लांट लगाने की नहीं है, चुनौती है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन खड़ी करना। कच्चे माल से लेकर डिजाइन, रिसर्च, तकनीक और हाई स्किल रोजगार तक भारत को लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए सवाल यह होना चाहिए कि इन प्लांट से कितनी नौकरियां पैदा होंगी और भारत वास्तव में चिप निर्माण की वैश्विक सप्लाई चेन में कितनी बड़ी भूमिका हासिल करेगा। अब बात ऊर्जा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई, डेटा सेंटर और आधुनिक तकनीक के दौर में भारत को भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी और इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा का मतलब सिर्फ ज्यादा बिजली पैदा करना नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि बिजली कितनी सस्ती है, कितनी भरोसेमंद है और आम आदमी तक उसका फायदा कितना पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र करते हुए सोलर एनर्जी अपनाने वाले 50 लाख घरों का आंकड़ा भी बताया और बिजली का बिल जीरो करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। लेकिन देश के करोड़ों परिवारों के लिए सवाल यही रहेगा कि सोलर पैनल लगाने की शुरुआती लागत कितनी है, सब्सिडी कितनी आसानी से मिलती है और वास्तविक बजट कितनी होगी। अब आते हैं महिला आरक्षण पर। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की अपील की। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि जब महिला आरक्षण कानून पहले से ही संसद में पारित हो चुका है, तो सरकार को अब स्पष्ट टाइमलाइन बतानी चाहिए कि इसका वास्तविक राजनीतिक असर कब दिखाई देगा। यानी सिर्फ महिला सम्मान की बात ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वास्तविक जिम्मेदारी कब मिलेगी, इसका जवाब भी जरूरी है। अब बात दिमागी नक्सल वाले बयान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सल को पहचानना और अलग थलग करना भी जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, नीतियों पर सवाल उठाना
या किसी विचारधारा से असहमति रखना अपने आप में नक्सलवाद नहीं हो सकता। अगर किसी शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है तो डर यह पैदा होता है कि कहीं सरकार की आलोचना करने वालों को भी इसकी खांचे में ना डाल दिया जाए। नक्सल हिंसा के खिलाफ कार्रवाई और लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार के बीच फर्क बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में 2047 का विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य सामने रखा। सपना बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2047 का भारत सिर्फ बड़े एक्सप्रेसवे, सेमीकंडक्टर प्लांट, एआई और डेटा सेंटर से विकसित नहीं होगा। विकसित भारत का मतलब होगा बेहतर सरकारी स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, किसानों की आय, सुरक्षित महिलाएं, मजबूत संस्थाएं, निष्पक्ष परीक्षाएं और आम आदमी की बढ़ती आय। आज प्रधानमंत्री ने कई बड़े लक्ष्य दिए, अब असली परीक्षा सरकार की है, क्योंकि देश को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, देश को परिणाम चाहिए और देश को स्पष्ट विजन चाहिए। एआई की ट्रेनिंग कितने युवाओं को रोजगार दिलाती है, फ्री कोचिंग से कितने गरीब छात्रों को फायदा मिलता है और खेलों के टैलेंट हंटर से कितने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट कितने रोजगार पैदा करता है और 2047 का विकसित भारत आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव लाता है। यही आने वाले वर्षों में इन घोषणाओं की असली कसौटी होगी। घोषणाएं जितनी बड़ी हैं, सरकार पर उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, क्योंकि आजादी के 80वें साल में भारत सिर्फ ये नहीं सुनना चाहता कि देश क्या बनेगा, भारत ये भी देखना चाहता है कि देश कब और कैसे बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण की सबसे बड़ी घोषणा कौन सी लगी और सबसे बड़ा सवाल किस मुद्दे पर है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।